एक गांव में जया और रमेश माँ बेटा रहते थे। रमेश गांव में खेती करता था। उनके पास आम के बगीचे थे। एक दिन सुबह सुबह जब जया घर से निकलती है तो उन्हें पड़ोस की सास बहू के बीच लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर जया कहती है, पद्मा और उसकी बहू एक दिन भी ऐसा नहीं कि लड़ते नहीं हैं। नींद से उठने के बाद कहाँ मंदिर का भजन सुनेंगे, इन्हीं का झगड़ा सुनना पड़ता है। जया सोच ही रही थी कि उसी वक्त पद्मा अपने घर से चिल्लाते हुए बाहर निकल के आती है। मेरी ही गलती है कि तुम्हें बहू बना के ले आई अपने बेटे के लिए। अगर उसी दिन किसी और को चुन लिया होता तो आज मेरी जिंदगी शांतिपूर्ण होती। ये कहते हुए वो जया के पास आती है। जया कहने लगती है, क्या पद्मा, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब तुम लोग लड़ते नहीं हो। अब क्या कहूँ दीदी, ऐसी बहू ही मिली है जो मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके रखी है। पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं बस बर्दाश्त कर रही हूँ। छी, बहू को संभाल नहीं पा रही हो, उसके साथ बर्दाश्त कर रही हो, कहने में शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है? आजकल कोई भी बहू अपनी सासू माँ की सुनती ही नहीं है। कौन सुनती है उसका नाम बताओ। तुम्हारी बहू नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं। मेरे जान के कोई फायदा नहीं। जो भी बहू आएगी उसे अपने मर्यादा में रहना होगा। अगर वो मेरी बात नहीं सुनी, मेरे खिलाफ गई, तो देख लेना मैं क्या करूँगी। मुझे अच्छे से पता है बहुओं को कैसे टाइट रखना चाहिए। इस तरह से जया ने बहुत बड़प्पन के साथ कहा। ये सुनकर पद्मा कहती है, पहले पहले हम सभी ऐसा कहते हैं, जब तक वो आएगी नहीं तुम समझोगी नहीं। पद्मा इस तरह कह के चली जाती है। कुछ दिन निकल जाता है। रमेश के साथ अनामिका नाम की एक लड़की की शादी तय करती है जया। अनामिका पढ़ी लिखी थी, पर वो चाहती थी किसी नौकरी वाले से ही शादी करना। पर क्योंकि वो आम के लिए पागल थी, इसीलिए जब अनामिका ने सुना रमेश के पास 10 एकड़ है आम के बगान, तो वो शादी के लिए हाँ कह दी। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के एक हफ्ते के बाद जब रमेश बाहर जा रहा था, अजी सुनो, कहाँ चले, बिना बताए जा रहे हो? आम का बगीचा जा रहा हूँ अनामिका। आप जा रहे हैं जाइए, पर मैं तो आपको ढूंढूंगी ना, इसीलिए जब आप बाहर जाते हैं तो मुझे बता के जाइएगा। ठीक है अनामिका, आज के बाद जो तुमने कहा उसे याद रखूंगा। अच्छा जी, जब आप लौटेंगे ना तो मेरा पसंदीदा 4 किलो आम ले आइएगा। आम मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अरे आपने तो कहा था कि आपका आम का बगीचा है, वहीं से ले आइएगा। अरे अनामिका, अभी आम का सीजन नहीं है, थोड़ा और इंतजार करना होगा तुम्हें। तब तक तुम थोड़ा सब्र करो, फिर मैं पूरा फसल तुम्हें ही ला के दूंगा। मुस्कुराते हुए कह के रमेश चला जाता है। तभी जया आती है। अरे बहू, इधर आना तो जरा। जया इस तरह से अनामिका को बुलाती है। अनामिका सासू माँ के पास जाकर कहती है, कहिए सासू माँ। सुनो, क्योंकि तुम इस घर में नई नई आई हो, इसीलिए मुझे तुम्हें अपने बारे में कहना अच्छा नहीं लगा। मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है अगर तुम मेरी बात ना सुनी या फिर मुंह पे जवाब दी। अगर तुम मेरी बात सुन के अच्छे से रही तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जया इस तरह से अनामिका से कहती है। ये सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और चुपचाप कहती है, ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो मनी मन कहने लगती है, अरे ये क्या, ये मुझ पर शासन करेगी? अगर मैं बकरी की तरह सर हिलाती रहूं, ये तो मेरे सर पे बैठ के नाचने लगेगी। आज के बाद से मुझे सावधान रहना होगा। इस तरह अनामिका सोचती है। 4 दिन निकल जाते हैं। फिर जया अपनी चाय पीते पीते बाहर आके खड़ी हो जाती है। तब तक पद्मा वहाँ आकर कहने लगती है, अरे दीदी, देख के तो बड़ी खुश लग रही हो। तुम्हारी नई बहू कैसी है? कैसी होगी, जो कहती हूँ मैं वही वो करती है। क्या कहा? तुम सच कह रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? रुको दिखाती हूँ। अनामिका, अरे ओ अनामिका, इधर आना, कहाँ हो तुम? बड़े कड़क होके वो अनामिका को बुलाती है। अनामिका जल्दी से वहाँ आती है। क्या हुआ सासू माँ, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रही हैं? कुछ नहीं, जाके मेरे लिए एक चाय ले आओ। अभी तो आप एक बड़ा ग्लास चाय पी है, घर पे दूध नहीं है, तो चाय कैसे बनेगा? पता है दूध नहीं है, तो जाके बाजार से ले आके चाय बनाओ। मेरे में इतना पेशेंस नहीं कि बाजार जाके दूध लाओ। आप जाके ले आइए, मैं चाय बना दूंगी। ऐसा कह के अनामिका अंदर चली जाती है। पद्मा ये सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती है,
तुमने कहा था तुम जो कहोगी वो वैसा ही करेगी, नहीं तो इस घर में वो नहीं रहेगी। देखा जाए तो वो तुम्हें धनिया पत्ता जैसा उठा के फेंक देगी। तुम तो गई। शैतान वाली हंसी हंस के वो वहाँ से चली जाती है। अब जया को ये बात दिल पे लग जाती है। वो गुस्से से अंदर आती है। बहुत चर्बी हो गई है, गली में तुमने मेरा सम्मान गवाया, अब देखो क्या करती हूँ। जाइए, जो करना है कर लीजिए, मैं भी देखती हूँ। मैं चुपचाप हूँ और आपके आप बिनका रही हैं। अब तुम्हें मुझसे डर भी नहीं लग रहा है? रुको, मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ और बताती हूँ। आप क्या दिखाएंगी? आपका बेटा मुझे आपसे ज्यादा पसंद करता है। 2 मिनट रुक जाइए, फिर देखिए वो कमरे से बाहर निकल के पहले वो किससे बात करते हैं। अनामिका कह ही रही थी कि रमेश तैयार होके कमरे से बाहर निकल आता है। अनामिका, मैं खेत जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रमेश जाने लगा। ये देखकर जया को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अरे मैं यहाँ हूँ, फिर भी तुम अपनी पत्नी को ही सिर्फ बता के जा रहे हो। अरे इसके लिए फिर से क्या दुखी होना। अच्छा माँ, मैं खेत जा रहा हूँ। ऐसा कह के रमेश चला जाता है। तभी अनामिका मुस्कुरा के कहती है, हेलो सासू माँ, आप जैसा कहेंगी मैं अपना सर हिलाऊंगी, मैं आपका सेवा करूंगी। मैं आपका पालतू कुत्ता नहीं हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, सावधान रहिएगा मुझसे। इस तरह से अनामिका सासू माँ को ही धमकी दे देती है। ये सुनकर जया को बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे नहीं चलेगा, सही वक्त देख के उसे उसकी औकात दिखानी होगी। ऐसा जया सोचती है। कुछ दिन निकल जाता है। फिर आम का मौसम आ जाता है। क्योंकि अनामिका को आम बहुत पसंद था, इसीलिए रमेश टोकरियों से आम ले आता है। अनामिका को आम इतना पसंद था कि वो खाना भी नहीं खाती थी, बस वो आम ही खाती थी। ये सब हरकतें देखकर सासू माँ को पसंद नहीं आया। सासू माँ की टांग खींचने के लिए अनामिका एक टोकरी भर के आम ले आती है और जया के सामने लाके रख देती है। हे भगवान, इतना आनंद दूसरा फल खा के कहाँ मिलता है। इस तरह से चिढ़ा के कह के वो फल खाने लगती है। इस तरह पूरा टोकरी आम खा के अनामिका सोने चली जाती है। वो रात तो निकल जाता है, पर अगले दिन सुबह अनामिका उठ नहीं पाती। आंखें खोलती है देखने के लिए, देखती है कि एक बड़ा सा आम का पेड़ उसके पेट से निकल आया है। ये देखकर वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुन के जया दौड़ के आती है और देख के वो हंसने लगती है। देखो भगवान है, तुम मुझे परेशान कर रही थी ना टोकरी टोकरी आम खा के, अब देखो क्या हुआ। यही सही वक्त है, अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। ऐसा कहकर वो अंदर जाके एक आड़ी ले आती है। ये देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ कुछ मत कीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अनामिका विनती करने लगती है, पर जया एक भी ना उसकी सुनती है। वो उसी आड़ी से अनामिका के हाथ और पैर काट देती है। अनामिका चिल्लाने लगती है, मत मारिए मुझे, मत मारिए। अनामिका की चिल्लाने की आवाज सुन के रमेश की नींद खुल जाती है। अनामिका, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? उसकी आवाज सुन के अनामिका की नींद खुलती है। तब उसे समझ में आता है कि ये सब सपना था। हे भगवान, ये एक सपना था। 1 मिनट के लिए तो मेरी सांसें रुक गई थी। कुछ नहीं हुआ, सपना था। इस तरह वो चैन की सांसें लेती है और फिर से सो जाती है। फिर से एक गांव में कांता और कृष्णा माँ बेटा रहते थे। क्योंकि कृष्णा की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कराने की वो सोचती है। ये बात वो अपनी पड़ोसी पार्वती से कहती है। पार्वती, अगर कोई अच्छी लड़की को जानती हो तो मेरे बेटे के लिए देखो ना। हमारे बिरादरी में तो बहुत सारी लड़कियां हैं शादी के लिए, एक अच्छी लड़की देख के शादी करा दो, सब अच्छा ही होगा। पार्वती की ऐसी बातें सुन के शारदा कहती है, हाय रे, किसी से भी जाके मैं अपनी बेटे की शादी नहीं करा सकती हूँ। ऐसा अगर कर लिया तो क्या होगा बताओ। आजकल की लड़की प्यार किसी और से करती है और शादी किसी और को जाके कर लेती है। ऐसा हुआ तो क्या होगा? अरे आप इतना क्यों सोच रही है, मेरे भैया तो ऐसे ही सोच सोच के मर गए, वो तो चल बसे, अब आप इतना क्यों सोची जा रही हैं? अरे पार्वती, तुमसे पूछना ही गलत हो गया। जाओ अब घर जाओ, मुझे भी घर पे अभी बहुत काम करना है। हाँ। इस तरह बड़बड़ाते हुए वो अंदर चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। इस बीच रिश्तेदारों ने उन्हें 1-2 अच्छे रिश्ते बताए। इसीलिए कांता अपने बेटे को लेकर सुभाष के घर जाती है उसकी बेटी अनामिका को देखने।
सुभाष उन्हें देखकर कहते हैं, आइए आइए, आओ बेटा, बहन जी यहाँ बैठिए। कांता और कृष्णा जाके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कांता कहती है, आप लड़की को जल्दी आने को कहिए, हमें देर हो रही है। अंदर तैयार हो रही है, उसकी माँ नहीं है ना, सब कुछ करने के बाद वो तैयार होने में थोड़ा देर हो गया। बेटा अनामिका, तैयार हो गई हो तो आ जाओ। सुभाष इस तरह से आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुन के खूबसूरती से तैयार हुई अनामिका घर से बाहर निकल आती है। खूबसूरत अनामिका को देखकर कृष्णा खुश होकर कहता है, माँ, लड़की बहुत सुंदर है, देर मत करो हाँ कहने में, ठीक है? कृष्णा कहता है। ये सुनकर कांता कहती है, ए, तुम कुछ नहीं जानते हो, रुको, मुझे बात करने दो। वो दोनों अपने में बात करते हैं। ये देखकर सुभाष कहते हैं, क्या हुआ दीदी, आपका बेटा मेरी बेटी से बात करना चाहता है? वो बात नहीं है, पर मुझे आपकी बेटी से 5 मिनट बात करनी है। कोई बात नहीं, लड़का भी ऐसा कह सकता है। नहीं नहीं, मैं बात करूंगी, लड़की को बोलिए अंदर आने के लिए। ऐसा कहकर वो अनामिका को अंदर ले जाती है। सीधा सीधी मुद्दे पे आती हूँ, क्या पहले तुमने किसी से प्यार किया? मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। बस इतना ही पूछना था, अब चलो बाहर। फिर वो हॉल में आ जाती है। हमें लड़की अच्छी लगी, अच्छा समय देखकर शादी करा देते हैं। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों के अंदर कृष्णा और अनामिका दोनों की शादी हो जाती है। 2 दिन निकल जाता है। अनामिका कृष्णा बातें करते करते सो जाते हैं। अचानक बीच रात में अनामिका खुद से बातें करने लगती है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले, आप बहुत अच्छे हैं। इसी तरह नींद में अनामिका बड़बड़ाती है। ये सबसे कृष्णा की नींद खुल जाती है। फिर भी अनामिका बड़बड़ा ही रही थी। अनामिका, अनामिका, एक बार उठो। इस तरह से वो अनामिका को नींद से जगाता है। अनामिका उठ जाती है। क्या हुआ जी, आप मुझे इस वक्त क्यों उठा रहे हैं? क्या हो गया, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? अरे मैंने आपसे एक बात छुपाई है, मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है। मेरे पिताजी भी कहते थे कि मैं नींद में बड़बड़ाती रहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, अब सो जाओ। इस तरह कृष्णा कहता है। बहुत दिन पहले सरकारी नौकरी के लिए कोशिश की थी उसने, जिसका ऑफर लेटर अब उसके हाथों में आता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका, ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे इस घर में कदम रखने की वजह से। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, अब जाके ये मिला। 2 दिनों में मुझे हैदराबाद जाके ज्वाइन करना होगा। कृष्णा की ये बात सुन के कांता कहती है, तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? माँ, शुरुआत में जाके सब बंदोबस्त करके फिर मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। बस 2-4 दिन तुम एडजस्ट कर लो माँ। ऐसा कहकर 2 दिनों के बाद कृष्णा शहर चला जाता है। घर में बस सास बहू रह जाती है। उस दिन रात कांता अपनी बहू से कहती है, बेटा अनामिका अकेले कैसे सोओगी, मेरे कमरे में सो जाओ। सासू माँ, कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है, अच्छे से सारे खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाओ। ऐसा कहकर चली जाती है। अनामिका दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद करके सोने चली जाती है। कुछ देर बाद नींद में अनामिका फिर बड़बड़ाने लगती है। ठीक उसी वक्त कांता पानी पीने के लिए उस तरफ गई थी। उसे पता चल जाता है और फिर धीरे धीरे उसके कमरे के पास जाकर वो कान लगा के सुनने लगती है। आपके बगल में रहती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, इतने दिनों से आप मुझे छोड़ के क्यों गए? इस तरह अनामिका कहती है। उसकी बातें सुन के कांता अनुमान लगाती है कि कमरे में जरूर कोई है। वो बहुत चिंतित हो पड़ी और खुद को रोक भी नहीं पाई। फिर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अनामिका नींद में थी। आवाज सुन के वो अकबका के उठ जाती है। जल्दी से कांता अंदर आके पूरा कमरा ढूंढने लगती है। क्या हुआ सासू माँ, आप इस तरह क्या ढूंढ रही हैं? नहीं, कमरे में कोई था, बताओ मुझे वो कौन है? ऐसा कहकर वो खिड़की के पास जाती है और वहाँ से वो ताक झांक करने लगती है। इस कमरे में तो मैं अकेली ही हूँ, और कौन होगा यहाँ? नाटक मत करो, मेरा बेटा नहीं है ये देखकर तुम कमरे में किसी को ले आई। जैसे ही मैं आई तुम उसे खिड़की से बाहर भेज दी। हाय भगवान सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं, हवा नहीं आ रही थी इसीलिए मैंने खिड़की खोला, विश्वास कीजिए मुझ पे। तुम हमें धोखा दे रही थी, अब बताती हूँ मैं।
ऐसा गुस्से से वो कहती है और बाहर जाके इधर उधर वो ढूंढने लगती है। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। बेटे से अगर कहूंगी तो वो मानेगा नहीं। पहले पड़ोसियों को जाके विश्वास दिलाना होगा, तब वो मानेगा। इस तरह से सोच के वो घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन अनामिका अपनी सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, बेकार का इस तरह संदेह मत कीजिए। मुझे नींद में बड़बड़ाने की आदत है, शायद इसीलिए आपको ये सब लग रहा है। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ये सब नाटक कर रही हो, हाँ? पहले तुम मेरी आंखों के सामने से जाओ। इस तरह कांता चिल्लाती है। अनामिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन मैं सारे रहस्य से पर्दा हटाऊंगी। इसे मैं पहले हाथों हाथ पकड़ूंगी, फिर इस घर से धक्के मार के निकालूंगी, शारदा कहती है। फिर उस रात अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करती है ताकि वो रात में फिर से ना बड़बड़ाए। अब आदत से लाचार अनामिका रात में फिर बड़बड़ाती है। कांता रात के वक्त अनामिका को देखने आती है और उसकी बातें सुन के कहती है, इतनी हिम्मत इसकी, अब मैं सबके सामने इसको आज पकड़ूंगी। जल्दी से वो पड़ोसियों के घर गई, उन्हें जगाई और उन्हें अपने घर आने के लिए कही। वो सभी आ जाते हैं घर के अंदर के इंसान को पकड़ने के लिए। क्योंकि अनामिका जोर जोर से बातें कर रही थी तो लोगों को लगा कि ये सच है। जल्दी से वो दरवाजा धकेल के अंदर जाते हैं। अब आदत की वजह से अनामिका नींद में बड़बड़ाया जा रही थी। अनामिका को नींद में ऐसी बातें करते हुए देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। सभी की आवाज सुन के अनामिका की नींद खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाती है। क्या हो गया? आप सब यहाँ क्यों हैं? तुम्हारी सासू माँ ने कहा तुम किसी के साथ हो, यहाँ के देखा तुम खुद से बातें कर रही हो। उनकी बातें सुन के अनामिका को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस होने लगा। उसी वक्त अपने पति को फोन करके वो सारी परिस्थिति बताती है। सुन के कृष्णा को बड़ा गुस्सा आता है और अपनी माँ को फोन देने को कहता है। फिर फोन पे, माँ, क्या तुम्हें थोड़ी भी अकल नहीं? उसे नींद में बड़बड़ाने की आदत है। उसके कहने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। इस तरह अपमान करके अपना सारा सम्मान तुमने मिट्टी में मिला दिया। फिर उसने फोन रख दिया। शर्म के मारे कांता अपना सर झुका के कहने लगती है, माफ कर देना बेटा, तुमने कहा था पर मैंने तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं किया। अब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वहाँ खड़े लोग कुछ न कुछ कहते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब से कांता अपनी बहू पर शक करना बंद कर देती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है।